गाला पेपर सेट 2023 विषय विज्ञान पेपर नंबर 4 उसके विभाग बी का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कुल 10 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न के 2 अंक होते हैं। टोटल हमारा ये विभाग 20 नंबर का है। तो यहाँ पर जो प्रश्न की शुरुआत होती है वो 17 नंबर से होती है। तो 17वां प्रश्न है कि तुम्हारे पास 2 विलियन है। तो तुम्हारे पास 2 विलियन है ए और बी। अब 2 विलियन है और उसकी पीएच दी गई है। विलियन ए की पीएच है 6 और बी की पीएच है 8। अब कह रहा है कि किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको अधिक बताने के लिए हमको पीएच स्केल बनाना है। यहाँ पर 0, 7 और यहाँ पर 14। यहाँ पर आएगा H3O+ यानी इसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन और यहाँ पर आएगा OH-। तो यहाँ पर देखो ए विलियन की पीएच कितनी है 6, तो ये 6 है और बी विलियन की पीएच कितनी है 8। तो यहाँ पर देखो तो किसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो आप देखोगे कि 6 विलियन जो है जिसकी पीएच 6 है उस विलियन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और जिसकी पीएच 8 है उस विलियन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है। तो हम कह सकते हैं कि किस विलियन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो वो आएगा हमारा विलियन ए। विलियन ए के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। अब प्रश्न पूछा उसके आगे कि इनमें से कौन सा विलियन अम्लीय है और कौन सा विलियन क्षारीय है। तो यहाँ पर हमको मालूम है जिस विलियन की पीएच 7 से कम होती है वो विलियन अम्लीय होता है। तो यहाँ पर विलियन ए जो है वो हमारा अम्लीय है और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो क्षारीय होता है। तो विलियन बी जो है वो हमारा क्षारीय है। तो हम कह सकते हैं कि विलियन ए हमारा अम्लीय है और बी हमारा क्षारीय है। प्रश्न ऐसा था कि तुम्हारे पास 2 विलियन है ए और बी और एक की पीएच दी थी 6 और बी की पीएच दी थी 8। अब कह रहा था कि किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो विलियन ए के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी कारण कि विलियन ए जो है वो अम्लीय है इसलिए उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। और इन दोनों विलियन में से कौन सा विलियन अम्लीय है और कौन सा विलियन क्षारीय है। तो जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो अम्लीय होता है। तो यहाँ पर हमारा ए आएगा अम्लीय और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो क्षारीय होता है। तो बी आएगा हमारा क्षारीय। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वैज्ञानिक कारण दीजिए। वैज्ञानिक कारण दीजिए एल्यूमिनियम धातु नाइट्रिक। देखो एल्यूमिनियम धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। हमको वैज्ञानिक कारण देना है कि एल्यूमिनियम धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है कारण कि ये नाइट्रिक अम्ल जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है यानी कि प्रबल ऑक्सीडेशन करता है। इसलिए एल्यूमिनियम जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है उसके अंदर ये ऑक्सीजन जोड़ देता है और ऑक्सीजन जोड़कर उसको पानी में बदल देता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो आपको लिखने का कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। इसलिए जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है उसमें वो ऑक्सीजन जोड़कर उसको पानी में बदल देती है। इसलिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। अगला हमारा 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है कि एक तत्व की परमाणु संख्या दी है 17। तो एक तत्व की परमाणु संख्या 17 दी गई है। एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है 17। अब कह रहा है कि 2 प्रश्न पूछे हैं। इस तत्व का नाम बताइए और इसकी इलेक्ट्रॉन रचना बताइए। तो देखो परमाणु संख्या 17 है तो ये तत्व होगा क्लोरीन। अब कह रहा है इसकी इलेक्ट्रॉन रचना। तो हमको इलेक्ट्रॉन रचना में मालूम है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है। अब 17 इलेक्ट्रॉन हमको बताने हैं। तो हमको मालूम है पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी में आते हैं 8 और तीसरी में आएंगे 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कितना होगी 2, 8, 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कितना होगी 2, 8, 7।
दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इस तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान बताइए। तो इस तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान बताना है, तो हमको बताना है कौन से समूह में है और कौन से आवर्त में है, कौन से समूह में है और कौन से आवर्त में है। तो देखो मैंने बताया था आपको कि अगर बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो आपको जोड़कर लिखने का 10 जोड़ दो तो समूह आपको मिल जाएगा। तो 7 बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 10 जोड़ेंगे तो ये 70वें समूह में आया है। और मैंने बताया था आवर्त पता लगाने के लिए आपको देखने का कितनी कक्षा का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर KLM 3 कक्षा का उपयोग हुआ है, इसलिए ये तीसरे आवर्त में आया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रचना पर से पता चलेगा कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने बताया था अगर 1 2 हो तो 10 नहीं जोड़ना है, 3 हो तो 13 कर देना है, 4 हो तो 14 कर देना है, 5 हो तो 15 कर देना है, और 6 हो तो 16 और 7 हो तो 17। तो ये 70वें समूह में आया है 10 जोड़ने पर। और आवर्त के लिए हमको देखने का कितनी कक्षा का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखो 3 कक्षा का उपयोग हुआ है, K, L और M, इसलिए यह आएगा तीसरे आवर्त में आया हुआ है। इसके अथवा का प्रश्न है 19वां प्रश्न इसके अथवा का है कि मेंडलिव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए बराबर कौन से मापदंड अपनाए थे। तो मेंडलिव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन से मापदंड अपनाए। तो पहला आपको लिखने का कि मेंडलिव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर चढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो पहला मापदंड आएगा कि मेंडलिव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करके क्या बनाई, आवर्त सारणी। नंबर 2, एक समान गुणधर्म रखने वाले तत्वों को उसने एक ही समूह में रखा। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 मापदंड का उपयोग उसने अपनी आवर्त सारणी बनाने में किया। पहला कि उसने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर चढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। दूसरा, समान गुणधर्म रखने वाले तत्व को एक ही समूह में रखा। ये 2 मापदंड उसने अपनाए। अगला हमारा प्रश्न है 20वां प्रश्न है हमारा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण अर्थात क्या। तो दोहरा परिसंचरण अर्थात क्या। तो यहाँ पर मनुष्य में दोहरा परिसंचरण अर्थात क्या। तो आपको लिखने का मनुष्य के हृदय में रुधिर 2 बार आता है, इसलिए उसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण। तो मनुष्य के हृदय में रुधिर 2 बार आता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। अब आगे प्रश्न है कि वो किस लिए जरूरी है। तो मनुष्य को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि मनुष्य को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए शुद्ध और अशुद्ध रुधिर दोनों एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए, इसलिए दोहरा परिसंचरण जरूरी है। तो प्रश्न था हमारा कि मनुष्य में दोहरा परिवहन यानी दोहरा संचरण अर्थात क्या और वो किस लिए जरूरी है। तो मनुष्य के हृदय में रुधिर 2 बार आता है, इसलिए उसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। अब वो क्यों जरूरी है, क्योंकि मनुष्य को बड़ा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिलने नहीं चाहिए, इसलिए दोहरा परिसंचरण जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा अथवा का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अर्थात क्या। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण लिखकर उसमें होने वाली घटना समझानी है। तो आपको लिखने का देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अर्थात क्या। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके हरी वनस्पति ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए हरी वनस्पति स्वपोषी है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। आपको लिखेगा, हरी वनस्पति सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाती है, इस
इसलिए हरी वनस्पति स्वपोषी है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 3 घटना घटती है। पहली घटना, क्लोरोफिल के अणु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का शोषण होता है, प्रकाश ऊर्जा का शोषण होता है। दूसरी घटना कि प्रकाश ऊर्जा की मदद से ग्लूकोज बनता है, यानी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर होता है। और तीसरी घटना, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। कब है अपचयन? और अपचयन होने से क्या होता है कि अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का क्या होता है? यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन। क्या होता है? अपचयन। अपचयन को हम बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन होने से क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 है कि इष्ट में मुकुलन आकृति बनाकर समझाइए। तो आपको इष्ट के अंदर मुकुलन आकृति बनाकर समझाना है। तो आपको याद रखना चाहिए मुकुलन किसे कहते हैं। तो सजीव शरीर के किसी एक स्थान से कुछ भाग क्या हो? उभर आए। सजीव शरीर के किसी एक स्थान से कुछ भाग क्या हो? उभर आए और उसमें धीरे धीरे कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य का निर्माण हो, तो बनने वाली रचना को मुकुल कहते हैं। बनने वाली रचना को मुकुल कहते हैं। अब इष्ट में ये कई बार होता है, इसलिए इसके अंदर मुकुल की श्रृंखला का निर्माण होता है। मुकुल की श्रृंखला का निर्माण होता है। फिर ये सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक में से नया सजीव बनता है, तो इसको बोलते हैं मुकुलन। तो इष्ट के अंदर मुकुल की श्रृंखला द्वारा मुकुलन होता है। तो आपको लिखने का सजीव शरीर के किसी एक स्थान से कुछ भाग क्या होता है? उभर आता है और उसके अंदर धीरे धीरे कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य का क्या होता है? निर्माण। तो बनने वाली रचना को कहते हैं मुकुल। पर ये उभरने की जो घटना है वो कई बार होती है, इसलिए उसमें मुकुल की श्रृंखला बनती है और मुकुल की श्रृंखला द्वारा उसके अंदर मुकुलन होता है, यानी कलिका सर्जन होता है। अगला प्रश्न है कि 22वां प्रश्न, वैज्ञानिक कारण दीजिए। घड़ी रिपेयर करने वाला रिपेयरिंग करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करता है? उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करता है? तो आपको लिखने का कि घड़ी रिपेयरिंग करने वाला जो कारीगर है वो क्या करता है कि घड़ी के जो पार्ट्स है उसको क्या करता है? पास से देखता है, जिसके कारण उत्तल लेंस के द्वारा उसका आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण उसको घड़ी के जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो उसको बड़े दिखाई देते हैं और उसको रिपेयरिंग करने में सरलता रहती है। इसलिए घड़ी रिपेयरिंग करने वाला कारीगर घड़ी को रिपेयरिंग करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है। आपको लिखने का कि घड़ी रिपेयरिंग करने वाला कारीगर घड़ी को रिपेयरिंग करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करता है? तो आपको लिखने का कि उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, जिसके कारण घड़ी के जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो उसको बड़े दिखाई देते हैं और उसको रिपेयरिंग करने में सरलता रहती है, इसलिए वो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 23 है। देखो प्रश्न नंबर 23, देखो प्रश्न नंबर 23 क्या है? तो प्रश्न नंबर 23 है कि घर उपयोगी विद्युत उपकरणों को परिपथ में पार्श्व यानी समांतर संयोजन में किस लिए जोड़ा जाता है? आपको बताना है, कारण देना है। फिर से देखो, घर उपयोगी विद्युत साधनों को परिपथ में पार्श्व यानी समांतर क्रम संयोजन में क्यों जोड़ा जाता है? कारण दीजिए। तो आपको बताना है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में पार्श्व क्रम संयोजन, उससे क्या लाभ है? तो पहला लाभ यह है कि उसके अंदर ऊर्जा का व्यय कम होता है। ऊर्जा का व्यय कम होता है।
दूसरी बात कि उसके अंदर विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। और तीसरा उससे लाभ यह है कि अगर कोई एक उपकरण यानी साधन अगर बिगड़ जाए, कोई एक साधन अगर हमारा बिगड़ जाए तो बाकी के जो साधन है, जैसे कोई एक साधन बिगड़ जाए तो बाकी के सभी साधन चालू रहते हैं। इसलिए घर के अंदर हमको साधनों को समांतर यानी पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ना चाहिए। फिर से देखो, पार्श्व क्रम संयोजन में क्यों जोड़ना चाहिए साधनों को? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा का व्यय कैसा होता है? कम। दूसरी बात क्या होता है, उसमें विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। और क्या होता है कि कोई एक साधन बिगड़ जाए तो बाकी सब साधन चालू रहते हैं। अगला इसके अथवा का प्रश्न है 16वां प्रश्न। एक विद्युत हीटर प्राप्ति स्थान में से 4 एम्पियर विद्युत धारा खींचता है, तो हम इसको लिखेंगे I1 4 एम्पियर धारा खींचता है। और दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर कितना है? तो दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर 60 वोल्ट है। अब कह रहा है कि अगर विद्युत विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो वो कितनी विद्युत धारा खींचेगा, तो हमको I2 ज्ञात करना है। फिर से देखो, एक विद्युत हीटर है, वो प्राप्ति स्थान में से 4 एम्पियर विद्युत धारा खींचता है, तो दोनों सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर 60 वोल्ट है। जब उसके विद्युत विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो वो कितनी विद्युत धारा खींचेगा? तो यहाँ पर हमको V बराबर I, यहाँ पर V का मान हमारा जब 60 है तो I हमारा है 4, और जब V का मान 120 है तो I हमको ज्ञात करना है। तो क्रॉस गुणा करेंगे, 120 गुणे 4 बट्टे में 60, 60 दूनी 120, तो 4 दूनी 8 एम्पियर विद्युत धारा खींचेगा। तो इस प्रकार से हम ये सवाल जो है उसको हल कर पाएंगे। 24वां हमारा प्रश्न है। 24वां प्रश्न ये है कि 24वां प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो आएगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। अब इस नियम को लिखना है। तो ये नियम ऐसा है कि दाएं हाथ के पंजे को ऐसे खोले कि तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा परस्पर लंब होना चाहिए। तो तर्जनी जो होती है वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो तो अपने आप मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है। फिर से देखिए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जानने के लिए कौन से नियम का उपयोग करते हैं? तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। इस नियम में क्या होता है कि मैंने बताया कि दाएं हाथ के पंजे को ऐसे खोले कि तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा परस्पर लंब होना चाहिए। तो तर्जनी अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं और अंगूठे को चालक की गति की दिशा में रखते हैं तो मध्यमा यानी कि मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है। और इस प्रकार से हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जान सकते हैं। 25वां प्रश्न है, ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो ओजोन का निर्माण कैसे होता है और हमको ओजोन के स्तर का महत्व बताना है। तो ऑक्सीजन का अणु सूर्य में से आने वाली पराबैंगनी किरणों का शोषण करता है, जिससे उसका विघटन होता है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु बनते हैं। अब मुक्त हुआ ऑक्सीजन का परमाणु दूसरे ऑक्सीजन अणु के साथ जुड़कर ओजोन का अणु बनाता है। तो इस प्रकार से ओजोन का अणु बनता है। तो आपको लिखने का कि ऑक्सीजन का अणु सूर्य में से आने वाली पराबैंगनी किरणों का शोषण करता है, जिससे उसका विघटन होता है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु बनते हैं। अब मुक्त हुआ ऑक्सीजन का परमाणु दूसरे ऑक्सीजन अणु के साथ प्रक्रिया करके ओजोन का अणु बनाता है, और ये ओजोन के अणुओं का बना पृथ्वी से लगभग
50 किलोमीटर ऊंचाई पर आए स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के अणुओं का बना ओजोन का एक स्तर होता है जो सूर्य में से आने वाली पराबैंगनी किरणों का शोषण करता है और उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे सजीव सृष्टि को होने वाले नुकसान से बचाता है। तो इस प्रकार से हमको लिखने का कि ओजोन स्तर का महत्व, सूर्य में से आने वाली पराबैंगनी किरणों का वो क्या करता है, शोषण करता है और उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे सजीव सृष्टि को होने वाले नुकसान से बचाता है। अगला हमारा प्रश्न 26 है। प्रश्न नंबर 26 है, जंगल का महत्व बताइए। तो जंगल का महत्व, तो जंगल का जो महत्व है, पहला तो उसमें घास चारा, दूसरा हमारा आएगा फल, तीसरा औषधि और चौथा रेसे और पांचवा रेजिन और छठा बांस। तो ये सब चीजें हमको जंगल में से मिलती है और ये जंगल का महत्व है कि जंगल में से हमको घास चारा मिलता है, फल मिलता है, औषधि मिलती है, रेसे मिलते हैं, रेजिन मिलती है और बांस मिलता है। और इस पेपर का लास्ट प्रश्न इसके अथवा का है, प्रश्न नंबर 26। ऐसा प्रश्न है कि कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग विवेकपूर्ण क्यों करना चाहिए? विवेकपूर्ण क्यों करना चाहिए? तो कोयला और पेट्रोलियम पुनः अप्राप्य ऊर्जा के स्रोत है, पुनः अप्राप्य ऊर्जा के स्रोत है। तो इनका भंडार जो है वो भंडार कैसा है, सीमित। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इनका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो भविष्य में ये समाप्त हो सकते हैं अथवा खत्म हो सकते हैं। तो भविष्य में ये क्या हो सकते हैं, खत्म। इसलिए इसका उपयोग हमको विवेकपूर्ण करना चाहिए। दूसरी बात, इनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ग्रीन हाउस असर उत्पन्न होती है और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो इसलिए इसका उपयोग हमको विवेकपूर्ण करना चाहिए। फिर से देखो, कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग हमें विवेकपूर्ण क्यों करना चाहिए? कारण कि ये सब पुनः अप्राप्य ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इनका भंडार सीमित है। अगर हम जनसंख्या बढ़ती रहेगी और हम इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो भविष्य में खत्म हो सकते हैं। इसलिए इनका उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। दूसरी बात, कोयला और पेट्रोलियम का दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस असर उत्पन्न होती है और SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो ये हमारा गाला पेपर 4 का विभाग बी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।